प्यारे छात्रों, समाजशास्त्र एनआईओएस क्लास 12th न्यू सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसमें मैंने एमसीक्यू भी कवर करने की कोशिश की है, वन टाइम वीडियो है, और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं सही या गलत। इतिहास अतीत के समाजों का अध्ययन करता है, यानी कि इतिहास ऐसा विषय है जिसमें अतीत के समाजों का अध्ययन कराया जाता है। ये बात सही है या गलत? सही है। समाजशास्त्र एक अवलोकनात्मक विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम अवलोकन करते हैं। ये भी सही है। राजनैतिक विज्ञान समाजशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, राजनैतिक विज्ञान को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। राजनैतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चुनाव के बारे में पढ़ते हैं। और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। समाज, संस्था, समुदाय, संघ, रीति रिवाज, परंपरा, जाति, इस सब का अध्ययन करते हैं हम समाजशास्त्र में। तो राजनीतिक विज्ञान पूरी तरह से देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है और समाजशास्त्र पूरी तरह से समाज से जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या अंतर है? देखिए, मानव शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करा जाता है, मनुष्य की मानसिकता का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के वर्तमान, अतीत और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र समाज से जुड़ा हुआ है, समाज का अतीत, समाज का वर्तमान, समाज का भविष्य। तो ये था आपका समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में अंतर। प्यारे छात्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं समाज होता क्या है। समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे के साथ दुख सुख में काम आते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं समाज में रह रहे हैं, समाज का हिस्सा हैं, समाज क्या कहेगा। तो समाज आपके आसपास रहने वाले लोगों का ऐसा समूह होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। मैं आपको कुछ समाज का उदाहरण बताता हूँ। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, यह समाज के कुछ उदाहरण हैं। अब दूसरी तरफ एक प्रश्न आता है समुदाय। समाज और समुदाय में क्या अंतर है? देखिए, समाज का उदाहरण हो गया हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, और समुदाय का उदाहरण होता है ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय, गांव के लोग और शहर के लोग। समाज बड़ा होता है, समुदाय छोटा होता है। समाज बड़ा होता है और समुदाय छोटा होता है। समाज के अंदर समुदाय आता है, समुदाय जो आते हैं वो समाज के अंदर आते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको इस विषय को पढ़ने से पहले याद रखनी होगी, समझनी होगी कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, और समाजशास्त्र के जो पिताजी हैं, यानी कि फादर ऑफ सोशलॉजी है, वो कहा जाता है अगस्त काम्टे को। आपको मेरी बात फिर से सुननी होगी। समाजशास्त्र के जो पिताजी हैं, फादर ऑफ सोशलॉजी हैं, वो कहा जाता है अगस्त काम्टे को। अब बात करते हैं कुछ सत्य और असत्य वाक्यों की। एक समाज का पूर्ण अध्ययन जब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसकी दूसरे समाज से तुलना न की जाए। यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप समाज का अध्ययन करते हैं तो आपको दूसरे समाज से उसकी तुलना करनी ही पड़ेगी। परिवार के ढांचे और कर्तव्यों का अध्ययन करने के लिए मंडोक क्लाइदुए ने मिश्रित संस्कृति विधि का प्रयोग किया था। यह बात असत्य है। दुर्खिम ने तुलनात्मक अध्ययन विधि का महत्व प्रतिपादित किया था। यह बात सत्य है। समाजशास्त्र में प्रयोग संभव है। समाजशास्त्र में प्रयोग संभव है, बिल्कुल संभव है जी। तो ये बात आपकी सत्य है। सही उत्तर पर टिक मार्क लगाएं। निम्नलिखित में से कौन कौन समाज और समुदाय के बीच अंतर बताने वाले तत्व हैं? निश्चित इलाका, मैंने आपको बताया था
निश्चित इलाका, यानी कि जो समुदाय होता है वो छोटा रूप होता है और समाज बड़ा रूप होता है। देखिए, लोगों का समूह तो समाज में भी है और समुदाय में भी है। समाज में भी एकता होती है और समुदाय में भी एकता होती है। समाज में भी रुचि की समानता होती है और समुदाय में भी रुचि की समानता होती है। लेकिन समाज का कोई निश्चित इलाका नहीं होता और समुदाय का एक निश्चित इलाका हो सकता है। निम्न में से किसमें क्षेत्रीय आधार है? ये वाला प्रश्न आपको देखना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। समाज, संघ, समूह या समुदाय। तो क्षेत्रीय आधार तो समुदाय में होता है। निम्नलिखित में से कौन लोगों के द्वारा विशिष्ट लक्ष्य हेतु बनाया जाता है? निम्न में से कौन लोगों के द्वारा विशिष्ट लक्ष्य हेतु बनाया जाता है? तो संघ है जो संघ लोगों द्वारा बनाया जाता है अपने विशिष्ट कार्यों के लिए, विशिष्ट लक्षणों के लिए। निम्न में से संस्था के एक उदाहरण को पहचानें। संस्था का उदाहरण क्या है? क्रिकेट क्लब, चिकित्सालय, जेल या धर्म? धर्म एक संस्था है। संस्थाएं सामाजिक जीवन को संचालित करती हैं। आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ या ना? जो संस्थाएं होती हैं वो सामाजिक जीवन को चलाती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ जी, मैं तो सहमत हूँ बिल्कुल। संस्थाएं जो होती हैं वो सामाजिक जीवन को चलाती हैं। सही चयन पर टिक करें। निम्नांकित संघ और संस्था के उदाहरण हैं। परिवार एक संस्था है और क्रिकेट क्लब एक संघ है। परिवार क्या है? एक संस्था है और क्रिकेट क्लब क्या है? एक संघ है। क्योंकि संघ जो होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। तो क्रिकेट क्लब क्या है? एक संघ है। ये जो प्रश्न आपके सामने है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था। समाज और समुदाय के बीच क्या अंतर है? हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है। समाज बड़ा होता है, समाज का भूभाग भी ज्यादा होता है। समुदाय छोटे होते हैं, ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय। तो समुदाय छोटे होते हैं, समाज बड़े होते हैं। समुदाय समाज का ही हिस्सा है। ये प्रमुख अंतर है, ये आपको याद रखना होगा। संस्थाएं क्या होती हैं और प्राथमिक संस्थाएं क्या हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। देखिए, समाज को चलाने के लिए संस्थाओं का होना जरूरी है और सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। तो परिवार भी एक संस्था है। प्राथमिक संस्था वो होती हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के लालन पालन पोषण और संरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे कि परिवार, परिवार हमारा क्या है? एक प्राथमिक संस्था है। तो इसको आपको समझना होगा। ये जो प्रश्न है संघ और समुदाय के बीच में क्या अंतर है? देखिए, संघ का एक मकसद होता है। जैसे कि आपने एक छात्र संघ बनाया, भाई छात्र संघ छात्रों की समस्याओं को उठाएगा, छात्रों से जुड़ा होगा। और दूसरा समुदाय का उदाहरण है ग्रामीण समुदाय, यानी कि गांव के लोग। उसमें गांव के सभी लोग होंगे, छोटे बड़े, हिंदू मुस्लिम और अमीर गरीब सभी लोग होंगे। वो ग्रामीण समुदाय हो जाएगा। और संघ में बात करते हैं तो छात्र संघ है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ है, तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही बच्चे होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो यही अंतर है संघ और समुदाय में। सही पर चिन्ह लगाएं और गलत पर भी चिन्ह लगाएं। चलो जी, लगा देते हैं। हम की भावना प्राथमिक समूह से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। समूह मानक नियमों एवं प्रतिमानों से लक्षित होता है, ये बात गलत है। समूह में अनेक समुदाय होते हैं, यह बात गलत है। अब बात करते हैं प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक समझें। बिल्कुल आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्राथमिक समूह में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिनसे आपके खून के संबंध होते हैं। जैसे कि आपके पिताजी, माताजी, भाई और बहन आपके प्राथमिक समूह में आते हैं। द्वितीयक समूह में वो लोग आते हैं जिनसे आपका खून का संबंध नहीं होता, लेकिन आप उनसे मिलते हैं। आप उनके साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं, आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आपका
अध्यापक, आपका डॉक्टर, आपका वकील, आपका दूध वाला, आपका सब्जी वाला, आपके मित्र, आपके दोस्त द्वितीयक समूह में आएंगे। आपका भाई प्राथमिक समूह में आएगा। प्राथमिक समूह से हमारा खून का संबंध होता है, द्वितीयक समूह से हमारा खून का संबंध नहीं होता। प्राथमिक समूह में कम लोग होते हैं, द्वितीयक समूह में अधिक लोग होते हैं। प्राथमिक समूह से हमारा बहुत गहरा लगाव होता है। प्राथमिक समूह के साथ हम एक छत के नीचे रहते हैं, दुख सुख साझा करते हैं, और द्वितीय समूह के साथ हमारा रोज का मिलना जुलना रहता है। विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक आदमी एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। एक ऐसी शादी जिसमें एक मर्द होगा और बहुत सारी स्त्रियां होंगी, उसे बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। समझ रहे हैं आप? एक पति और बहुत सारी पत्नी होंगी तो उसे बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। सही उत्तर छांटना है आपको। परिवार का महत्वपूर्ण प्रकार्य, देखिए प्रकार्य शब्द आएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। प्रकार्य यानी कि कार्य होते हैं। परिवार के क्या कार्य होते हैं? यौन संतुष्टि, बच्चों का प्रजनन, आर्थिक सहयोग, उपरोक्त सभी। तो भैया सारे के सारे काम ये परिवार करता है आपके लिए, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथन सही है या गलत? विवाह एक ऐसी संस्था है, पहले तो याद रखिएगा विवाह एक संस्था होती है जो समूह तथा इसकी संस्कृति को जीवित रखती है। जो हमारी संस्कृति को जीवित रखती है, ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। अगला जी प्रश्न है आपका, विवाह के प्रकारों का संक्षेप में समझाइए। देखिए विवाह के प्रकार यानी कि कार्य, कंफ्यूज मत होना पेपर में। प्रकारों को ही हम कार्य कहते हैं। तो विवाह के क्या कार्य हैं? संतान की उत्पत्ति करना, परिवार को बढ़ाना, सामाजिक रीति रिवाजों को आगे बढ़ाना। विवाह इसलिए भी किया जाता है कि भविष्य में जब शादी के बाद पूजा पाठ करेंगे तो वहां पर आपकी पत्नी आपके साथ बैठेगी। बच्चों का लालन पालन पोषण करना, बच्चों को शिक्षा दिलवाना, संस्कार दिलवाना, सामाजिक सुरक्षा करना, धर्म को आगे बढ़ाना, संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये सब विवाह के प्रकारों में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुओं में विवाह के उद्देश्य बताइए। तो जो मैंने अभी आपको विवाह के प्रकार बताए थे वही विवाह के उद्देश्य हैं। उस बात को बार बार करने से कोई फायदा नहीं है, ये देख सकते हैं। मुस्लिम विवाह हिंदू विवाह से कितना भिन्न है? यानी कि जो मुसलमानों की शादी होती है वो हिंदुओं की शादी से कितना भिन्न है? तो आपको ये बात समझनी होगी कि मुस्लिम विवाह एक संविदा होता है। संविदा यानी कि एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। मुस्लिम विवाह, मुस्लिम विवाह जो होता है एक समझौता होता है, करार होता है मुस्लिम विवाह। और हिंदू विवाह जो होता है वो 7 जन्म का बंधन होता है। इतना सा अंतर है। हिंदू विवाह कहा जाता है कि भाई जो शादी है वो 7 जन्म के लिए की जाएगी, आपको 7 जन्म तक साथ रहना है और 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाना है। दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम विवाह की बात करते हैं तो मुसलमानों में जो विवाह होता है वो एक संविदा होता है, एक करार होता है और एक समझौता होता है जो कभी भी खत्म किया जा सकता है। ये जो प्रश्न है आपके सामने काफी महत्वपूर्ण है। मुसलमानों में विवाह के प्रकार बताइए। तो मैं आपको यहाँ पर 2 प्रकार बता रहा हूं। देखिए मुसलमानों में एक तो होता है निकाह, जो सबसे पवित्र माना जाता है, जिसमें वर होगी, वधू होगी, एक काजी साहब होंगे, निकाह पढ़ा जाएगा, लड़की की सहमति ली जाएगी और वहां पर लोग भी होंगे। तो ये जो विवाह होता है निकाह, मुसलमानों में सबसे पवित्र विवाह माना जाता है और सबसे सही विवाह माना जाता है। अधिकतर यही प्रचलन में होता है। दूसरा होता है मुता, यह आपने कम सुना होगा। मुता जो होता है एक ऐसा विवाह होता है जिसमें लड़के और लड़कियां अर्थात दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं एक निश्चित समय अवधि के लिए, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए
एक दूसरे से समझौता करते हैं कि हाँ भाई, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुता के दौरान जो लड़का होता है वो लड़की को एक निश्चित राशि देता है। पैसे दे सकता है, जमीन दे सकता है, जायदाद दे सकता है और कहेगा ये मैं आपको इतने समय के लिए दे रहा हूं। अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल मेरे साथ रहती हो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। उस दौरान ये शारीरिक संबंध भी बनाएंगे। अगर उस दौरान संतान पैदा हो जाती है तो उस संतान को बाप का नाम नहीं दिया जाएगा, पिता का नाम नहीं दिया जाएगा और वो संतान गैर कानूनी मानी जाएगी, कानूनी संतान नहीं मानी जाएगी, अवैध संतान मानी जाएगी। तो इस तरह का जो विवाह होता है उसे बोलते हैं मुता। मुता। और जो सही वाला विवाह होता है उसे बोलते हैं निकाह। निकाह अधिकतर हमारे भारत में तो निकाह ही होता है। जो बड़े बड़े शेख लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुता करते हैं। यह हमारे देश में कम है मुता। हमारे देश में तो अधिकतर जो मुस्लिम भाई बंधु हैं वो निकाह ही करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है परिवार का अर्थ अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। किताब की भाषा बिल्कुल नहीं लिखनी है, अपने ही शब्दों में चल रहा है सब कुछ। तो परिवार लोगों का समूह होता है। परिवार समाज की सबसे प्राथमिक संस्था होती है। परिवार के लोगों का खून का संबंध होता है। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, दुख सुख में काम आते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। यह हो गया परिवार। परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब होता है जॉइंट फैमिली और एकल परिवार का मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली। एक ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार, जो अधिकतर गांव में होते हैं। और जो एकल परिवार होते हैं वो अधिकतर शहरों में होते हैं, जहां पर माँ बाप और उनके बच्चे, छोटा परिवार जो होता है उसको बोलते हैं एकल परिवार। तो ये है संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर। परिवार का क्या अर्थ है मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। सही या गलत के रूप में उत्तर दीजिए। सुधरी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छतापूर्ण स्थितियों से जनसंख्या में वृद्धि होती है। यह बात बिल्कुल सही है। जब स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह बढ़ जाते हैं और स्वच्छता रहती है तो इससे क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। जन्म दर में गिरावट से जीवन स्तर में गिरावट आएगी? नहीं, ये बात गलत है। जब जनसंख्या कम हो जाएगी या जब बच्चे कम पैदा होंगे तो उससे जीवन स्तर में कोई गिरावट नहीं आएगी, तो ये बात गलत है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए जरा। औद्योगिक समाज साधारण समाज से कैसे भिन्न होता है? आपको समझना होगा औद्योगिक समाज कौन सा होता है। देखिए, औद्योगिक समाज जो होता है ऐसे लोग होते हैं जो कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उद्योग धंधों पर काम करते हैं। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आसपास गाजियाबाद और जो फरीदाबाद है वहां पर कारखाने बहुत हैं। फरीदाबाद में तो बहुत ही ज्यादा कारखाने हैं। तो वहां पे क्या है, अधिकतर औद्योगिक समाज रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। औद्योगिक समाज के जो लोग होते हैं सुबह अपने कारखाने में जाते हैं, काम करते हैं, निश्चित तनख्वाह मिलती है इन्हें और वहीं अपना कारखाने के पास कोई घर बना लेते हैं और वहीं पर रहना प्रारंभ कर देते हैं। उत्पादन करते हैं। खेती बाड़ी से इनका कोई संबंध नहीं होता। एक निश्चित सैलरी मिलती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रमोशन होता जाता है, सैलरी बढ़ती जाती है। ये होता है औद्योगिक समाज। अगला जो प्रश्न है वो है सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका। सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज में बदलाव लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? देखिए, शिक्षा की जबरदस्त भूमिका है। अगर समाज में परिवर्तन होते हैं तो शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माना कि कोई किसान था और उसके बच्चे पढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तरक्की करते हैं, समाज में बदलाव होता है।
तो किसकी वजह से हुआ? शिक्षा की वजह से। शिक्षा लोगों को शिक्षित करती है, लोगों की सोच खुलती है, लोग आगे बढ़ते हैं, गांव से शहर की तरफ आते हैं, रोजगार करते हैं, देश की तरक्की में सहायता देते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, कानून का पालन करता है। तो शिक्षा क्या करती है? समाज को आगे की तरफ लेकर जाती है। और जो समाज पढ़ता नहीं है, वो पीछे की तरफ रह जाता है। अगला जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की धारणा तथा अर्थ को स्पष्ट कीजिए। समाजीकरण के घटक। इस प्रश्न में थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा। देखिए, समाजीकरण क्या होता है? समाज में रहने के तौर तरीके, रीति रिवाज। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कोरा कागज होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो समाज में रहने के तरीके सीखता है, खाना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, बोलना सीखता है, पूजा पाठ करना सीखता है, बड़ों से नमस्कार करना सीखता है, यहाँ तक कि गाली गलौज भी सीखता है। तो समाजीकरण समाज में रहने के नियम कायदे कानून होते हैं, रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, जो कोई भी बच्चा या व्यक्ति समाज से सीखता है। भाई, अगर आप एक छात्र हैं तो आप अपने अध्यापक को नमस्ते करते हैं, यह आपका समाजीकरण है। माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये भी समाजीकरण है। बड़ों का सम्मान करते हैं, ये भी समाजीकरण है। गाली गलौज भी करते हैं, ये भी समाजीकरण है। आप आरती करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रे करते हैं, ये भी समाजीकरण है। तो समाजीकरण कि आप समाज में किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसे कहते हैं समाजीकरण। अब समाजीकरण में आगे जो प्रश्न है कि समाजीकरण के विभिन्न माध्यम कौन कौन है या घटक कौन कौन है। एक ही प्रश्न है, कई तरीके से घूम पूछा जाता है। तो समाजीकरण के माध्यम कौन कौन से हैं या समाजीकरण के घटक कौन कौन से हैं, इस प्रश्न को आपको याद रखना होगा। देखिए, समाजीकरण आपका कहाँ से होता है? सबसे पहले आपका परिवार। जो कुछ भी आप सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। आपका विद्यालय, अध्यापक, सोशल मीडिया, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, यह सब आपको समाजीकरण कराते हैं। जो कुछ भी आप सीखते हैं आप यहीं से सीखते हैं। सबसे पहले परिवार, फिर उसके बाद आपके मित्र, विद्यालय, आपका अध्यापक, सोशल मीडिया, आपका धर्म, आपकी जाति, आपका निवास स्थान, आप किस लोकेलिटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, उसी के हिसाब से आप बातों को सीखना, आदतों को सीखना शुरू कर देते हैं। तो यही समाजीकरण के विभिन्न माध्यम हैं और घटक हैं। अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। तो ये हो गया समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण के घटक और समाजीकरण के माध्यम। आगे जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें गौर से देखिएगा और हो सके तो इन्हें अपनी ही भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको लिखना भी है पेपर में। आपको क्वेश्चन के अंदर से कुछ शब्दों को पकड़ना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा सामाजिक नियंत्रण। अब हम सामाजिक नियंत्रण पर बात करेंगे। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, आप इसे समझिएगा और उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो पीडीएफ के रूप में मिल जाए या ये पीडीएफ आपको मिल जाए, तो जो मैं लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण क्या होता है और इसके क्या प्रकार होते हैं। तो ये प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। समाज के अंदर बहुत कुछ गलत होता है और बहुत कुछ सही होता है। तो गलत को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नियंत्रण करना पड़ता है। तो सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के अंदर होने वाले गलत कार्यों को रोका जाता है। आप एक उदाहरण समझिए, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं सामाजिक नियंत्रण का। आप देखिए, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं और आपने देखा कि एक लड़की जा रही है और उसको कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। आपने कहा कि चलो भाई पुलिस को फोन कर देते हैं, और पुलिस आती है और उन लड़कों को पकड़कर ले जाती है। तो आपने समाज में किसी गलत कार्य को रोका और इसे बोला आपने औपचारिक नियंत्रण।
औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। आपने पुलिस को फोन करा, पुलिस आई और उन गुंडों को पकड़कर ले गई। आपने समाज में नियंत्रण किया, लेकिन कौन सा किया? औपचारिक नियंत्रण। अब दूसरी बात करते हैं अनौपचारिक नियंत्रण की। आपने देखा कि एक लड़की है और उसे कुछ लड़के छेड़ रहे, तो आप वहां पहुंचे, दो चार लड़के, और आपने उन लड़कों को भगा दिया, तो इसे बोलते हैं अनौपचारिक नियंत्रण। यानी कि आपने भी समाज में किसी गलत काम को रोका, लेकिन उसको रोकने में आपने पुलिस या कानून की कोई मदद नहीं ली, आपने समाज की मदद ली। तो ये हो गया अनौपचारिक नियंत्रण। अब आपको समझ में आया सामाजिक नियंत्रण में औपचारिक और अनौपचारिक? सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है समाज में कुछ भी गलत कार्य को रोकना, और औपचारिक होता है जिसमें पुलिस और कानून की मदद लेते हैं, और अनौपचारिक होता है जिसमें समाज के बड़े लोग, समाज के लोग की मदद के द्वारा किसी भी गलत कार्य को रोका जाता है। अगला प्रश्न है, कानून और प्रथाओं में क्या अंतर होता है? देखिए, कानून जो होते हैं वो संविधान द्वारा होते हैं, राज्य द्वारा होते हैं। कानून का पालन सभी नागरिकों को करना पड़ता है। अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपको हो जाएगी सजा। यह एक औपचारिक नियंत्रण होता है। और प्रथा जो होती है वो समाज के द्वारा होती हैं। अब आप एक उदाहरण समझिए। आपके घर में माताएं होंगी जो पर्दा करती हैं, पर्दे में रहती हैं, तो यह क्या एक प्रथा है? भाई ऐसा कोई कानून तो है नहीं है कि औरतों को पर्दे में रहना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है? प्रथा है। वो अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए पर्दे में रहती हैं, अपना चेहरा ढक कर रहती हैं, तो यह हो गई प्रथा। अगर कोई औरत पर्दे में नहीं रहती तो क्या इसके लिए उसे सजा हो जाएगी? बिल्कुल सजा नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? समाज में उसकी बदनामी होगी। अगर हम प्रथाओं को नहीं मानते तो समाज में क्या होता है? बदनामी होती है, समाज के लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई देखो कैसी औरत है, अपने ससुर के सामने बिना पर्दे के घूम रही है। और कानून, कानून सबको मानना पड़ेगा। अगर आप कानून का पालन नहीं करोगे तो आपको सजा हो जाएगी। जैसे कि आप सपोज करिए, आप रोड पे जा रहे हो और आपने हेलमेट नहीं लगाया, तो ये कानून है। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपका चालान कटेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो कानून समझ में आया? कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। और प्रथा कौन बनाता है? प्रथा बनाता है समाज। अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा होगी, लेकिन आप प्रथाओं का पालन नहीं करेंगे तो समाज आपकी बदनामी करेगा। तो ये अंतर है कानून और प्रथाओं में। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका है? जैसा मैंने आपको बताया था, समाज में गलत कार्य को रोकना, इसमें धर्म भी आता है। भाई धर्म कहता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, धर्म के खिलाफ है। कई बार ऐसे काम होते हैं जो धर्म कहेगा नहीं भाई नहीं, ये आपको काम नहीं करना है, मैं आप पर नियंत्रण लगाता हूं। तो धर्म ने आपको रोका, तो ये हो गया धर्म के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण। अब चलते हैं कुछ सही या गलत की तरफ। तमिलनाडु में भाषाई दंगे हुए। जो हमारा तमिलनाडु राज्य है, भाषा के आधार पर दंगे हुए 1964 में। असम में भाषाई दंगे हुए 1967 में, 1967 में। हमारे देश में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? 42.0 लोग हमारे देश में हिंदी बोलते हैं। हमारी राजकीय भाषा कौन सी है? यानी कि सरकारी विभाग में जो काम होते हैं, वो जो काम होते हैं या तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में। सांप्रदायिक दंगों से हम क्या पैदा करते हैं? सांप्रदायिक दंगे, जब यानी कि एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय से लड़ने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है? प्रेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता भाई। प्रेम क्यों होगा? वफादारी? बिल्कुल नहीं। क्या होती है? घृणा और ईर्ष्या होती है। ये सब चीजें फैलती हैं। चलिए जी, आगे जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। प्यारे छात्रों, मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही पढ़ा रहा हूँ। अगला है, संप्रदायवाद क्या है? देखिए संप्रदायवाद, देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, जब लोग अपने संप्रदाय को लेकर बहुत ही कट्टर हो जाते हैं और संप्रदाय को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं, और संप्रदाय के लिए इतने भावुक हो जाते हैं कि वो दूसरे संप्रदाय के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं,
और यहाँ तक हत्या और खून भी कर देते हैं, तो यह कहलाता है संप्रदायवाद। अपने संप्रदाय को ऊंचा समझना, दूसरे के संप्रदाय को नीचा समझना, अपने धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देना, दूसरे के धर्म को कुछ ना समझना, और अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर होना क्या कहलाता है? संप्रदायवाद कहलाता है। यह देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भाषावाद, जब लोग अपनी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हमारी भाषा सबसे ज्यादा अच्छी है, हम लोग अपनी भाषा के लोगों का साथ देंगे। उदाहरण समझिए, अगर आप पंजाब में रहते हैं और आप पंजाबी बोलते हैं तो दूसरा भी वहाँ पंजाबी बोलता है, तो आपको लगता है कि हम पंजाबी पंजाबी भाई भाई हैं, क्योंकि हमारी भाषा एक जैसी है। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति आपसे वहां पे बिहारी में आके बात करता है, तो आपको लगता है ये क्या बिहारी बोल रहा है। तो भाषावाद कहता है कि अपनी भाषा के लोगों को ही महत्व देना। और इसी तरह क्षेत्रवाद होता है, अपने ही क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देना, यह क्षेत्रवाद कहलाता है। तो यहाँ पे तीन शब्द आ रहे हैं, संप्रदायवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद। संप्रदायवाद यानी कि अपने ही धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना, भाषावाद अपनी भाषा के लोगों को ही आगे बढ़ाना, क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के लोगों का साथ देना। तीनों ही गलत है, तीनों ही चुनौती हैं, तीनों ही समस्या हैं। इन तीनों के कारण ही हमारे देश में क्या होता है? राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा होता है। अब ये राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण, जब देश एक होना चाहता है तो ये संप्रदाय, ये भाषा और ये क्षेत्रवाद तीनों चुनौती हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में क्या चुनौती है? जब ये प्रश्न आ जाए तो लिख देना संप्रदायवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद। ये हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में यानी कि देश की एकता में चुनौती होती हैं। और राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है पूरे देश में एकता होना, देश के लोगों का मिलजुल के रहना। जब भी देश के लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं तो क्या चुनौती आती है? संप्रदाय, क्या हिंदू और मुस्लिम की चुनौती आ जाती है कि मैं हिंदू तू मुसलमान, ये लड़ने लग जाते हैं लोग। भाषा को लेकर लड़ने लग जाते हैं, क्षेत्र को लेकर लड़ने लग जाते हैं कि हाँ भाई, तू बिहारी, मैं पंजाबी, तू गढ़वाली, मैं मद्रासी। ये सब हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में क्या है? चुनौतियां हैं। चलिए साहब, अब चलते हैं कुछ सही और गलत की तरफ। हर्षवर्धन और पाल सम्राटों ने बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा संरक्षण दिया। ये थोड़ा इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया जो समाज शास्त्र में आज गया है। तो हर्षवर्धन जो राजा थे और जो पाल सम्राट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा संरक्षण दिया। ये बात सही है। कुछ विद्वान बौद्ध धर्म को शांतिप्रिय और सुरक्षित मानते हैं। कुछ क्या मानते हैं? सभी मानते हैं। मैं भी मानता हूँ कि बौद्ध धर्म काफी शांतिप्रिय और सुरक्षित है। ये बात सही है। भारत की जनसंख्या का 25% बौद्ध है। ये बात गलत है। जैन 24 तीर्थकरों को मानते हैं। ये बात सही है। भारत में तिब्बती शरणार्थी जैन धर्म को मानते हैं। ये बात गलत है। तिब्बत वाले लोग तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, इस्लाम के केंद्रीय विश्वास क्या है और इस्लाम धर्म के 5 खंभों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस्लाम के केंद्रीय विश्वास क्या है? अगर हम इस्लाम की बात करते हैं यानी कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, जो मुसलमान होते हैं वो इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम के केंद्रीय विश्वास निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हर एक इस्लाम को मानने वाले को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, जीवन में हज जरूर जानी चाहिए, ब्याज पे पैसा नहीं देना चाहिए, यानी कि जो पैसा उधार देते हैं उस पर ब्याज नहीं लेनी चाहिए, ब्याज नहीं खानी चाहिए, पाक साफ रहना चाहिए, एक बार जीवन में हज जरूर जाना चाहिए, रोजा जरूर रखने चाहिए, शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह इस्लाम के केंद्रीय विश्वास है। देखिए, आगे जो प्रश्न है वो है, जनसंख्या विस्फोट से क्या आश्रय है? जनसंख्या विस्फोट क्या होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको समझना होगा। जब किसी भी गांव, शहर, राज्य या देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट इतनी खतरनाक स्थिति है जिसमें किसी राज्य, गांव या शहर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। जैसे कि भारत में आजादी के बाद जनसंख्या विस्फोट हो गया, 1947 के बाद हमारे यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो गया। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, 145 करोड़ हो गए हम। ऐसी स्थिति को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट।
साक्षरता किसे कहते हैं? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता का मतलब होता है देश के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या। और भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार यानी कि रिश्वत देना, यानी कि अपने काम को करवाने के लिए किसी की मुट्ठी गर्म करना और अपना काम निकलवाना, ये कहलाता है भ्रष्टाचार। निर्धनता किसे कहते हैं? निर्धनता यानी कि गरीबी होती है। जब किसी मनुष्य पर खाने पीने रहने के लिए पैसे नहीं होते तो इसे क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। जब कोई मनुष्य अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता, अपने लिए घर नहीं कर पाता, कपड़े नहीं कर पाता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं निर्धनता। निम्नलिखित में सही और गलत पर निशान लगाइए। पितृसत्ता परिवार में पुत्रियां वंश क्रम और उत्तराधिकार की अधिकारी होती हैं, ये बात सही है या गलत? ये बात गलत है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा जाति से ऊपर है, ये बात सही है, क्योंकि किसी भी जाति की महिला हो उसे घरेलू हिंसा का सामना तो करना पड़ता है। दहेज निरोध कानून 1976 के अनुसार दहेज लेना और देना एक दंडनीय अपराध है, ये बात बिल्कुल सही है। दिहाड़ी देने में महिला मजदूरों का शोषण होता है, ये बात सही है। अधिकारों से वंचित और शोषण से संबंधित कानूनों से अधिकांश महिलाएं जागरूक हैं, ये बात गलत है। महिलाओं को पता ही नहीं कि उनके लिए क्या कानून है। अब चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। सबसे पहले लैंगिक भेदभाव। देखिए, लैंगिक भेदभाव का मतलब होता है लिंग के आधार पर भेदभाव करना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर भेदभाव करना, लड़के और लड़की में अंतर करना, पुरुष और महिला में भेदभाव करना, यह सब क्या कहलाता है? लैंगिक भेदभाव कहलाता है। यह लैंगिक भेदभाव परिवार में भी होता है, दफ्तर में भी होता है, समाज में भी होता है। तो इस तरह के भेदभाव को हम बोलते हैं लैंगिक भेदभाव, जहां इस आधार पे कि कौन लड़का है और कौन लड़की है समाज में अंतर किया जाता है, उसको बोलते हैं लैंगिक भेदभाव। समझ में आया आपको? दहेज किसे कहते हैं? आप जानते ही हो। दहेज लड़के और लड़की की जब शादी होती है तो लड़की वाले जो भी पैसा, संपत्ति, जो कुछ भी लड़के वालों को देते हैं उसे कहते हैं दहेज। ये एक गंदा रीति रिवाज है। घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं जब अपने ही परिवार के लोगों द्वारा बंद दरवाजे के पीछे अपने ही परिवार के सदस्यों को पीटा जाता है, तो उसे बोलते हैं घरेलू हिंसा। जैसे किसी पति ने अपनी पत्नी को कूटा या पीटा, तो यह एक घरेलू हिंसा का उदाहरण है। कई भाइयों ने अपनी बहन को पीटा या कूटा, यह घरेलू हिंसा का उदाहरण है। बच्चियों की कोई 4 समस्या लिखिए 200 शब्दों में। लड़कियों की समस्या बतानी है। शिक्षा की कमी होती है, भेदभाव किया जाता है, लैंगिक भेदभाव किया जाता है, दहेज की समस्या है, शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, सुरक्षा की कमी है। तो ये बच्चियों की 4 समस्याएं, आप इसके बारे में लिख दीजिए। गली के बच्चे किसे कहते हैं? गली के बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपने देखा होगा, रेड लाइट पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? भीख मांगते रहते हैं, कुछ सामान बेचते रहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं गली के बच्चे। जो पढ़ नहीं पाते, स्कूल जाने की उम्र में स्कूल नहीं जा पाते। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, इनका अपहरण कर लिया गया हो, ये गरीब हो, तो ऐसे बच्चे को कहते हैं गली के बच्चे। जो गलियों में रहते हैं, रेड लाइट पे काम करते हैं, होटल ढाबों पे काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों को बोलते हैं गली के बच्चे। बाल श्रमिक किसे कहते हैं? 14 साल से कम उम्र का बच्चा जब किसी ढाबे, रेस्टोरेंट पर काम करता है तो उसे बोलते हैं बाल श्रमिक। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के प्रारंभ में स्त्रियों की जो स्थिति थी उसे समझाइए। भारत की बात करते हैं। वेदों के दौरान स्त्रियों की जो स्थिति काफी अच्छी थी। महिलाओं को सम्मान होता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, महिलाओं को उतना ही सम्मान दिया जाता था जितना पुरुषों को दिया जाता था। घर के काम कार्यों में भी उनकी सलाह मशवरा लिया जाता था। काफी अच्छी स्थिति थी वैदिक काल में महिलाओं की। ये प्रश्न आपके सामने फिर से आ गया है, लैंगिक भेदभाव। लिंग के आधार पर भेदभाव करना, लड़के और लड़की में अंतर करना लैंगिक भेदभाव कहलाता है। परिवार के अंदर भी होता है, दफ्तर के अंदर भी होता है, समाज के अंदर भी होता है। किसी बच्चे को इस आधार पर न पढ़ाना कि वो लड़की है, क्या करेगी पढ़ के, कौन सी इसे नौकरी लग रही है, कौन सी इसे नौकरी करनी है, तो ये एक लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है। महिलावाद की परिभाषा बताओ।
महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिला की सुरक्षा करना, महिलाओं को महत्व देना, महिला के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाना, महिलाओं के हित में काम करना क्या कहलाता है? महिलावाद कहलाता है। इसका एक ही उद्देश्य है, समाज में समानता आ सके और महिलाओं को ये लगे कि वो इस समाज का हिस्सा है और वह सुरक्षित है। यही महिलावाद का उद्देश्य है। महिलाओं की अच्छाई के बारे में छाप के आ जाना पेपर में, पेपर हो जाएगा। लैंगिक समानता का क्या मतलब है? इसे परिवार में कैसे लाया जा सकता है? कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार आ रहा है पेपर में, न्यूज सिलेबस में। लिंग के आधार पर समानता और असमानता, लैंगिक समानता और असमानता कहलाती है। परिवार में कैसे लाया जा सकता है? पिताजी कहें घर में कि भैया लड़का और लड़की सब बराबर है, लड़की भी अच्छी तरीके से पढ़ेगी, लड़का भी अच्छी तरीके से पढ़ेगा, लड़की को भी बाहर घूमने फिरने की आजादी है, लड़कों को भी बाहर घूमने फिरने की आजादी है, लड़की भी वही खाना खाएंगी जो लड़का खाएंगे, लड़के भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ लड़कियां पढ़ेंगी, मेरा बेटा और बेटी बेटी जो है वो पूरी तरह से बराबर है। तो इसको बोलते हैं लैंगिक समानता, जहां पर माता पिता किसी भी तरीके से बच्चों में भेद ना करें, किसी भी दफ्तर के अंदर महिला और पुरुष कर्मचारियों में कोई भी भेदभाव ना हो, तो इसे बोलते हैं लैंगिक समानता। सभी के लिए समान कानून होने चाहिए, इसे बोलते हैं लैंगिक समानता। अब चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? अपनी संस्कृति को समझना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ही गहराई से जानना संस्कृतिकरण कहलाता है। यह कार्य किसका है? समाज का है और परिवार का है कि वो बच्चे को क्या करे? संस्कृतिकरण करे। जाति के लक्षणों की विवेचना कीजिए। जाति के लक्षणों की विवेचना करनी है, जाति की विशेषताएं बतानी है, यह भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, जाति का संबंध जन्म से होता है, जहां हम जन्म लेते हैं वहीं हमें जाति मिल जाती है। हिंदू समाज में जाति को कोई बदल नहीं सकता, हर एक इंसान की एक जाति होती है। जाति को लेकर लोग भावुक होते हैं और जाति को लेकर लोग कट्टर होते हैं। लोग अपनी जाति के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जाति के अनुसार कार्य भी करते हैं। जाति समाज में हमारा एक स्तर तय करती है कि हम ऊंची जाति के हैं, मध्य जाति के हैं, निम्न जाति के हैं। हर एक जाति के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जाति की परंपराएं होती हैं। जाति के जो बुजुर्ग होते हैं वो जाति के युवक लोगों को रास्ता दिखाते हैं। हर एक जाति की एक पंचायत होती है। तो जाति को कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। हमने जिस जाति में जन्म लिया है हम उसी जाति में रहते हैं और हमें वही जाति मिलती है जो हमारे माँ बाप की जाति होती है। ये है जाति के लक्षण। अगला प्रश्न है, वर्ण और जाति में क्या अंतर होता है? देखिए, पहले हम बताते हैं आपको वर्ण क्या होते हैं। वर्ण हमारे हिंदू समाज में, पुराने समाज में 4 वर्ण होते थे। सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को यह काम दिया गया कि भाई आप समाज को पढ़ाओगे और समाज में पूजा पाठ करवाओगे। पहला वर्ण है ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय में आ जाते हैं राजपूत, योद्धा, लड़ाके। इनको यह काम दिया गया कि भाई आप समाज की रक्षा करोगे, समाज के लिए लड़ोगे, और समाज की रक्षा करने का काम किसका दिया गया? क्षत्रिय। तीसरा होता है वैश्य। वैश्य यानी कि बनिया, बनिया यानी कि व्यापारी, और इनको ये काम दिया गया कि भाई आपको समाज की क्या करनी है? पेट भरना है, रोजगार करना है, व्यापार करना है और समाज के लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। यह काम दिया गया वैश्य या बनिए को। और उसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्रों को काम दिया गया कि भाई आपको समाज की साफ सफाई करनी है और जो 3 पहले वर्ग हैं इनकी सेवा करनी है। यह थे हमारे 4 वर्ण और इसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बात करते हैं हम नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं, नातेदारों का मतलब बताइए। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। नातेदारी की बात करते हैं तो नातेदार हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार में ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमारा खून का संबंध होता है, माता पिता और भाई बहन। द्वितीयक नातेदारी में ऐसे लोग आते हैं जैसे ताऊ, चाचा, नाना, नानी, मामा और मौसी, जो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, आपने कह सकते हैं वो हमारे द्वितीयक नातेदार होते हैं। तृतीयक नातेदार हमारे ऐसे नातेदार होते हैं जैसे कि चचेरा, मौसेरा, फुफेरा। इस तरह के जो नातेदार होते हैं हमारे, वो कहलाते हैं तृतीयक नातेदार। नातेदारी को एक बार फिर उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करिए। आपके पिताजी आपके प्राथमिक नातेदार हैं।
आपके ताऊजी आपके द्वितीयक नातेदार हैं। आपके फूफा जी आपके तृतीयक नातेदार हैं। समझ में आ रहा है? नातेदार कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक होते हैं वैवाहिक नातेदार। वैवाहिक नातेदार कौन से होते हैं? जो शादी के बाद मिलते हैं, जैसे कि आपकी सास हो गई, साली हो गई, साला हो गया, तो वो होते हैं वैवाहिक नातेदार। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको समाजशास्त्र के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने की कोशिश की है और वही प्रश्न बताने की कोशिश की है जो काफी महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने कवर अप नहीं किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।